चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के संगठक। तो हमारे कंक्रीट के संगठक 3 होते हैं। सबसे पहला होता है बंधक पदार्थ, जिसे बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है मिलावा, एग्रीगेट कहते हैं, और तीसरा होता है पानी। हमने दोस्तों बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का पूरा संक्षिप्त परिचय जान लिया है। फिर हम दोस्तों एग्रीगेट के बारे में जान रहे हैं। तो एग्रीगेट क्या होता है और एग्रीगेट संबंधित परिभाषाएं क्या होती है और एग्रीगेट के कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, ये हम जान चुके हैं। आज दोस्तों हम जानेंगे एग्रीगेट का अगला टॉपिक। तो एग्रीगेट का जो हमारा अगला टॉपिक है मिलावा का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, ये इसको आज दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो पूरा इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहला टॉपिक जानते हैं हमारा मिलावा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। तो पढ़ते हैं। कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले मिलावा को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हमारा जो कंक्रीट है इनको वर्गीकृत किया गया है। किनके आधार पर? तो देखते हैं हमारा कितना वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हमारा है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, सोर्स क्लासिफिकेशन एक है हमारा दोस्तों। हम मिलावा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो मिलावा का वर्गीकरण 4 किया गया है। किसके किसके आधार पे? पहला हमारा किया गया है स्रोत के आधार पर, और दूसरा किया गया है माप के आधार पर, साइज क्लासिफिकेशन, और तीसरा किया गया है आकार के आधार पर, और चौथा किया है भार के आधार पे। तो मिलावा का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? मिलावा का वर्गीकरण हमारा 4 भागों में किया गया है। सबसे पहला स्रोत के आधार पे, फिर माप के आधार पे, और आकार के आधार पे, और फिर भार के आधार पे। अब हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये हमारा 4 भाग है, चारों का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो देखते हैं हम दोस्तों हमारा है, सबसे पहला हमारा है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ये पढ़ते हैं। तो स्रोत के आधार पर मिलावा निम्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक मिलावा, नेचुरल एग्रीगेट, और कृत्रिम मिलावा, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। हम दोस्तों मिलावा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो कुल हमारा किसके किसके आधार पे? तो मिलावा का वर्गीकरण हमारा 4 भागों में किया गया है। पहला किया गया स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार के बाद माप के आधार पर, आकार के आधार पर, भार के आधार पर। अब हम जो सबसे पहला पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो स्रोत के आधार पर मिलावा हमारा फिर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। हम पढ़ते जो प्रकार है वो आधार पर पढ़ते हैं तो 4 आकार, मगर जो स्रोत के आधार पर हमारा मिलावा होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्राकृतिक मिलावा, और दूसरा होता है कृत्रिम मिलावा। अब देखते हैं कि हमारा प्राकृतिक मिलावा, नेचुरल एग्रीगेट क्या होता है। नदी नालों की तली से भूमि के गड्ढे खोदकर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत बोल्डर, बजरी, गिट्टी, बालू आदि आते हैं। बालू व बजरी प्रायः नदी नालों की तली से निकाली जाती है। पत्थरों के विघटन से बालू बनाया जाता है। खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संलग्नों में तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। ये है दोस्तों हमारा क्या है? प्राकृतिक मिलावा है। तो प्राकृतिक मिलावा क्या होता है इसको देखते हैं। प्राकृतिक मिलावा नदी नालों की तली से, मतलब जो हमारा प्रकृति है उसके द्वारा जब हमारा प्राप्त होता है एग्रीगेट, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक मिलावा। इंग्लिश में कहें तो हम नेचुरल एग्रीगेट कहते हैं। तो क्या है? नदी नालों की तली भूमि के गड्ढे खोदकर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। प्राकृतिक मिलावा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है नदी से प्राप्त होता है,
नाला से प्राप्त होता है। भूमि के गड्ढे जब खोदते हैं तब हमें जो मिलता है वो प्राकृतिक मिलावा होता है, और खदानों से निकाला जाता है वो भी हमारा होता है, प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण क्या हमारा? बोल्डर है, बजरी है, गिट्टी है, बालू है आदि होते हैं। तो प्राकृतिक मिलावा हमें कहाँ प्राप्त होता है? प्राकृतिक मिलावा हमें नदी नालों की तली से, भूमि के गड्ढे खोदकर, खदानों से निकाला जाता है। फिर क्या है ये, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हमारा बोल्डर है, फिर बजरी है, और फिर गिट्टी है, और फिर बालू है। ये जो हमारे लगभग मिलावा होते हैं, ये मोटा मिलावा का उदाहरण ज्यादातर हमें प्राकृतिक मिलावा से मिलता है, नेचुरल एग्रीगेट का उदाहरण होता है। तो बालू व बजरी प्राय नदी नालों की तली से निकाले जाते हैं। बालू व बजरी कहाँ से निकाले जाते हैं? नदी नालों की तली से निकाले जाते हैं। पत्थरों के विघटन से बालू बनाया जाता है। पत्थर देखिए दोस्तों नदी में भी पाया जाता है, और क्या होता है पत्थरों के विघटन मतलब टूटने से भी बालू बनाया जाता है। खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संलग्नों से तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। ये गिट्टी भी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों कुछ मिलावा सीधा हमें प्राकृतिक से मिल जाता है। जैसे सीधा क्या मिल जाता है? आप सीधा नदी में जाइए, उसमें से निकालिए तो हमें बालू सीधा मिल जाएगा। मगर कुछ मिलावा होते हैं, जैसे क्या है, बजरी है, गिट्टी है, तो ये हमें प्राकृतिक द्वारा ही मिलता है, मगर का इसको चेंज किया जाता है, मगर इसको संलग्नों से तोड़ा जाता है तब हमें गिट्टी प्राप्त होती है। तो और बालू किससे प्राप्त होते हैं? जब पत्थर को विघटन होगा तो उससे भी जब हमारा चूर चूर हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा, तब भी हमें बालू प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण क्या है? सीधा आप लिखेंगे प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण हमारा बालू, बजरी और फिर गिट्टी है। ये कहाँ से पाए जाते हैं? ये नदी नालों और खदानों में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्राकृतिक मिलावा क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों क्या स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं? हमारा किसके आधार पे? स्रोत के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो स्रोत के आधार पर हमारा मिलावा कितने प्रकार का होता है? दो होता है, प्राकृतिक मिलावा नेचुरल एग्रीगेट, और दूसरा हमारा होता है क्या होता है? दूसरा हमारा होता है कृत्रिम मिलावा होता है। कृत्रिम मिलावा होता है। अब हम देखते हैं दूसरा, देखेंगे कृत्रिम मिलावा। इसको देखते हैं कि हमारा कृत्रिम मिलावा क्या होता है। तो इसके अंतर्गत ईंट की रोड़ी, झोंका, भट्ठी का धातुमल, फेनल, स्लैग कृत्रिम मिलावा आते हैं। प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण हमारा बालू, गिट्टी, बजरी होता है। और कृत्रिम मिलावा का उदाहरण क्या होता है? ईंट की रोड़ी होता है, और क्या होता है? भट्ठी का धातु मल होता है, और झोंका होता है, फेनल, स्लैग आदि कृत्रिम मिलावा का उदाहरण है। ये आपको दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है ये आपको एकदम याद रखना चाहिए। प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण बालू, गिट्टी, बजरी। कृत्रिम मिलावा का उदाहरण सीधा आपने ये रोड़ी, झोंका और नदी, भट्ठी का धातुमल, स्लैग, फेनल आदि। फिर है पकी हुई ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। जो हमारी रोड़ी बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? पकी हुई ईंट की रोड़ी से हमारा बनाया जाता है। इन मिलावे का प्रयोग स्थूल कंक्रीट में किया जाता है। इस मिलावे का उपयोग उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये हमारा कृत्रिम मिलावा है। फिर क्यों किया जाता है? क्योंकि सड़न होने के कारण यह पानी नमी सोखती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कृत्रिम मिलावा क्या होता है। सीधा समझिए कि कृत्रिम मिलावा क्या होता है। कृत्रिम मिलावा वह होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। किसको? प्राकृतिक चीज को ही तोड़कर जो हमारा उसमें रहता है वो बनाए। जैसे क्या है? पकी हुई ईंट, हमारा मिट्टी रहता है, मिट्टी को फिर हमारा क्या करते हैं? ईंट में परिवर्तित करते हैं। जब ईंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वह हमारे रोड़ी होता है। मतलब ये मनुष्य द्वारा बनाया गया, सीधा यह प्रकृति से नहीं प्राप्त होता, इसको चेंज किया गया है। और फिर इसी प्रकार हमारा क्या होता है, जिसे आप कहते ईंट की रोड़ी हो गया। फिर हमारा है दोस्तों ईंट की रोड़ी, धातुमल, भट्ठी का
धातुमल जिसे राबिस कहते हैं, झोंका है और स्लैग है इत्यादि, ये सब हमारे किसके उदाहरण है? कृत्रिम मिलावा के उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको स्रोत के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण, प्राकृतिक मिलावा तथा कृत्रिम मिलावा आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है माप के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से, क्योंकि ये आगे आएगा। तो माप के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो माप के आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पर हमारा वर्गीकरण कितना होता है इसको देखते हैं। तो मिलावा को माप के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में किया गया है। फिर एक बार रिवीजन करते क्या? तो उसके स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा है? स्रोत के आधार पर हमारा 2 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक मिलावा और कृत्रिम मिलावा। और फिर हमारा माप के आधार पर हमारा मिलावा 3 होता है, मोटा महीन मिलावा, मोटा मिलावा और मिश्र मिलावा। इंग्लिश में कहें तो फाइन एग्रीगेट, मोटा मिलावा को कोर्स एग्रीगेट और मिश्र मिलावा को ऑल इन एग्रीगेट कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 3 होते हैं, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और मिश्र मिलावा। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ये वर्गीकरण किसके आधार पर? ये हमारा वर्गीकरण है किसके आधार पर? माप के आधार पर। इंग्लिश में कहें तो साइज के आधार पर हमारा 3 प्रकार का होता है, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और मिश्र मिलावा। अब इनका हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो हमारा जो महीन मिलावा होता है इसको देखते हैं, फिर मोटा मिलावा और फिर मिश्र मिलावा। तो महीन मिलावा क्या होता है? इंग्लिश में कहें तो फाइन एग्रीगेट। ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग, ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग आईएस चालनी 4.7 mm से पारित हो जाता है, परंतु 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए, महीन मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारा कृत्रिम बालू आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृत्रिम बालू आता है। तो महीन मिलावा क्या होता है? वह मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग, मतलब ज्यादातर लगभग पूरा आईएस चालनी 4.7 mm की चालनी लाए, उसमें से हम यदि छाने तो 90% तक भाग पारित हो जाता है, परंतु जब हम 75 माइक्रोन की चालनी पर लाएंगे तो वह रुक जाती है। वही हमारा क्या कहलाता है? महीन मिलावा कहलाता है। इसका उदाहरण हमारा क्या है? इसका उदाहरण हमारा बालू है। ये महीन मिलावा हुआ। अब फिर देखेंगे दोस्तों हम महीन मिलावा के बाद क्या देखेंगे? महीन मिलावा के बाद मोटा मिलावा देखेंगे कि मोटा मिलावा क्या होता है। हम दोस्तों माप के आधार पे, मतलब साइज के आधार पे वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हमने तो सबसे पहले महीन मिलावा देखा, फिर हम दूसरा देख रहे हैं मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग आईएस चालनी कितने 80 mm से पारित हो जाए, परंतु 4.7 mm पर रुक जाए, मोटा मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारी क्या आती है? गिट्टी आती है। महीन मिलावा कितने होते थे? महीन मिलावा 4.7 mm से 75% तक, 90% तक पारित हो जाए। मगर जब हम दोस्तों कितना लाते हैं? जब हम उसमें 75 माइक्रोन से गुजारते हैं तो रुक जाना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है? महीन मिलावा कहलाता है। तो मोटा मिलावा फिर दूसरा क्या है? मोटा मिलावा को किससे करते हैं? उसको दोस्तों यदि 90% से अधिक भाग कितनी चालनी 80 mm से पारित हो जाए, परंतु कितने 4.7 mm पर रुक जाता है, मोटा मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारी क्या आती है? इसके अंतर्गत हमारी गिट्टी आती है। फिर तीसरा हमारा क्या है? मिश्र मिलावा। तीसरा क्या है? मिश्र मिलावा, ऑल इन एग्रीगेट। तो देखते हैं इसको क्या होता है। ऐसा मिलावा जिसमें मोटा व महीन दोनों प्रकार का मिलावा उचित अनुपात में मिला रहता है, मिश्र मिलावा कहलाता है। मिश्र मिलावा के अंतर्गत हमारे 40 mm तथा 20 mm आदि आते हैं। मतलब जिनका आकार 40 mm तथा 20 mm होता है
वही हमारा मिश्र मिलावा कहलाता है। तो साइज के आधार पे हमारा मिलावा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला महीन मिलावा होता है और दूसरा हमारा होता है मोटा मिलावा और तीसरा होता है मिश्र मिलावा। महीन मिलावा का आकार कितना होता है? जब 4.7 mm चालनी से गुजारेंगे तो पूरा 90% तक गुजर जाता है, मगर जब हम 75 माइक्रोन वाली चालनी लाएंगे तो उसमें कुछ नहीं गुजरना चाहिए। मोटा मिलावा क्या होता है? मोटा मिलावा दोस्तों 80 mm से पारित हो जाए। 80 mm की जो चालनी होती है उसमें 90% भाग पारित हो जाता है, मगर जब हम 4.7 mm पर जब चालनी चालेंगे तो वो रुक जाना चाहिए, वही हमारा मोटा मिलावा कहलाता है। फिर मिश्र मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसमें मोटा व महीन दोनों प्रकार का मिलावा उचित अनुपात में मिला रहता है, मिश्र मिलावा कहता है। इंग्लिश में कहें तो ऑल इन एग्रीगेट कहते हैं। इसका जो आकार होता है 40 mm तथा 20 mm होता है। तो हमने 2 प्रकार के मिलावा का वर्गीकरण पढ़ लिया। पहले हमने स्रोत का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पे हमारे मिलावा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक मिलावा और कृत्रिम मिलावा। फिर हमने माप या फिर साइज के आधार पे पढ़े, तो माप या साइज के आधार पे हमारे 3 प्रकार के होते हैं, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और फिर मिश्र मिलावा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे, किसके आधार पे? आकार के आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पे? आकार के आधार पे पढ़ेंगे कि हमारा आकार के आधार पर मिलावा कितने प्रकार का होता है। तो आकार के आधार पर मिलावा निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का। देखते हैं कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है गोल मिलावा, फिर आंशिक गोल या फिर अनियमित गोल, इंग्लिश में कहें तो पार्शली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट, और तीसरा होता है नुकीला या कोड़ी मिलावा, और चौथा हमारा जो होता है चपटा या पात्र मिलावा, जिसे कहें फ्लेकी एग्रीगेट या फिर एलागेशन एग्रीगेट कहते हैं। ये हमारा दोस्तों किसके आधार पर वर्गीकरण है? आकार के आधार पे। हम स्रोत के आधार पे और फिर साइज के आधार पर पढ़ चुके हैं। तीसरा हम पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर मिलावा निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गोल मिलावा, इसको आपको याद रखना है, चारों नाम। गोल मिलावा राउंड एग्रीगेट, और दूसरा होता है आंशिक गोल या अपमानित अनियमित मिलावा, और फिर तीसरा होता है नुकीला या कोड़ी मिलावा एंगुलर एग्रीगेट, और चौथा होता है चपटा या पात्री मिलावा फ्लेकी एग्रीगेट या फिर इलांगेशन एग्रीगेट होता है। ये आपको चारों का नाम जरूर याद रखना चाहिए। फिर दोस्तों अब इनका हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे? पहला हमारा पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण। तो पहला हमारा जो है गोल मिलावा राउंड एग्रीगेट, इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं, जो हमारा मिलावा होता है कैसा होता है? वो हमारा दोस्तों गोलाकार होता है। गोलाकार कणों में रिक्तता यानी मतलब सन्नता या फिर उसमें जो कहें पोर यानी छेद रहता है। रिक्तता का प्रतिशत न्यूनतम 32 से 33% होता है। कितना होता है? इनके स्नेहन लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मिलावा से बनी कंक्रीट की सुकारता अच्छी होती है और निर्धारित जल सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं रहता है। अब क्या है, जब हमने आकार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण पढ़ा तो सबसे पहले गोल मिलावा पढ़ा। गोल मिलावा क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, इसके बीच जो रिक्तता होती है वो 32 से 33% होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार हमारा गोला होगा। नाम से ही वाकिफ है कि गोला मिलावा मतलब इसका आकार गोल होगा। मगर ये देखिए, ये अच्छी और सामर्थ कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं है। मतलब इसका ये उच्च सामर्थ जब कंक्रीट बनाई जाएगी इसका उपयोग सही नहीं माना जाता है। तो गोल मिलावा के बारे में आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होते हैं गोल मिलावा कहलाता है। गोलाकार कणों में रिक्तता का प्रतिशत 32 से 33% होता है। इनके स्नेहन लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मिलावा से बनी कंक्रीट की सुकारता अच्छी नहीं होती है।
देखिए दोस्तों, न सामर्थ्य इसकी अच्छी होती है, न सुखाता सही होती है। कुल मिला के ये वाला जब इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारा बेकार होता है, मतलब हमारी न सामर्थ्य देगी और न फिर सुखाता देगी। उस सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं रहता है। गोल मिलावा तो उम्मीद करते हैं गोल मिलावा आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है आंशिक गोल मिलावा। दूसरा क्या है? आंशिक गोल मिलावा, पार्शली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट। ये हमारा दूसरा है। किसके आधार पे? आकार के आधार पर वर्गीकरण। ऐसे मिलावे के कण आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं, मतलब कुछ गोल होते हैं या फिर कुछ नुकीले होते हैं। मिलावे के कणों में रिक्तता का प्रतिशत 35 से 38% होता है, और हमारा गोल मिलावा का कितना रिक्तता परसेंट होता है? 32 से 33% होता है। मगर जो आंशिक गोल मिलावा होता है इसका कितना परसेंट होता है? इसका हमारा 35 से 38% होता है। आंशिक गोल कणों के लिए स्नेहन के लिए गोल कणों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है, मतलब जो गोल मिलावा रहता है उससे ज्यादा इसमें पानी लगता है। आंशिक गोल मिलावे का अंतर्गत गोल मिलावे से बेहतर होता है, फिर भी इसे उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ना हमें गोल मिलावे का उपयोग करना चाहिए, ना आंशिक गोल का भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी, इसका हम उपयोग करेंगे। तो हमने पहला भी पढ़ा, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए गोल मिलावे का, और दूसरा पढ़ा आंशिक गोल मिलावा, पार्शली राउंड या इरेगुलर एग्रीगेट, इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरा हमारा है, गोल मिलावा पढ़ लिया, आंशिक गोल मिलावा पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। किसके आधार पे? हम पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर। फिर तीसरा हमारा है नुकीला या कोड़ी मिलावा। इसको देखते हैं ये हमारे फायदे के लिए है कि नहीं है, तो इसको देखते हैं। ऐसा मिलावा जिसके कण स्पष्ट किनारों वाले व रुद्ध सतह वाले होते हैं। मिलावे में रिक्तता का प्रतिशत काफी अधिक 38 से 45% होता है। कणों की स्नेहक के लिए पानी अधिक आवश्यकता पड़ती है। जल सीमेंट अनुपात के लिए अधिक सीमेंट डालना पड़ता है। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में कोड़ी मिलावे की वरीयता दी जाती है। आप देखिए, मतलब जो हमने गोल मिलावा पढ़ा फिर पार्शली मिलावा पढ़ा, उन दोनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, मगर जब हम उच्च सामर्थ्य की बनाएंगे तो इसका नुकीला वाला हमारा जरूरत पड़ता है। तो आपको परीक्षा पूछता है कि हमारे लिए मिलावा में सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन होता है, तो आप लिखेंगे उसमें नुकीला या कोड़ी मिलावा। उसको इंग्लिश में कहें, इंग्लिश वाला आपको नाम तो जरूर याद रखना होगा, क्योंकि हिंदी का नाम चेंज होता रहता है, और एंगुलर एग्रीगेट कहते हैं। चौथा है दोस्तों, चौथा हमारा है चपटा या फिर पात्रिक मिलावा। ये हमारा चौथा है। इसके अंतर्गत पात्रिक व लंबोत्तर कण आते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं चपटा या पात्रिक मिलावा के, ये देखते हैं। पहला हमारा था गोल मिलावा, फिर तीसरा था आंशिक मिलावा, और तीसरा था नुकीला मिलावा, और चौथा है पात्रिक का फ्लैकी एग्रीगेट। इसको देखते हैं ये क्या होता है। जब कण की न्यूनतम माप, जो हमारा कण है उसकी न्यूनतम माप हमारी कैसी होती है? जब कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम होती है, वह चपटा या पात्रिक कण कहलाता है। कण का औसत माप उन दो चालनी माप स्यू साइज का औसत है, जिसका एक से कण निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुक जाता है। तो पात्रिक कण में फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है? इसका औसत माप 3/5 से कम नहीं होना चाहिए, वह चपटा व पात्रिक कहलाता है। कण का औसत माप उन दो चालनी माप स्यू साइज का औसत है, जिसका एक कण से निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुका जाता है। और फिर हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है लंबोत्तर कण, इलांगेशन एग्रीगेट। आप इसका नाम इंग्लिश बड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, इलांगेशन एग्रीगेट। यदि कण की लंबाई इसके औसत माप के, यदि कण की
लंबाई इसके औसत माप से 9/5 से अधिक है। और हमारा ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला हमारा होता है दोस्तों 3/5 से कम, 3/5 से कम होता है। जबकि लंबोदर कण कितना होता है? यदि कण की लंबाई इसके औसत माप के 9/5 से अधिक है तो यह लंबोदर एलोंगेशन कण कहलाएगा। पात्रिल व लंबोतरे कण निर्धारित जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट की स्वीकार्यता घटा देते हैं, अतः कंक्रीट में अधिक पानी व महीन कणों वाला मिलावा डालना पड़ता है। इससे कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। यदि मिलावे में पात्रिल व लंबोदर कण जितने अधिक होंगे कंक्रीट उतनी ही रंध्रमय होगी, उतनी ही हमारी क्या होगी? रंध्रमय होती है। तो मतलब ये निष्कर्ष निकला, हमने जब उसके आकार के आधार पर पढ़ा तो आकार के आधार पर तो गोल मिलावा का भी नहीं करना चाहिए, ना पार्सली का, एंगुलर वाले का उपयोग करना चाहिए। यही हमारे सामर्थ्य के लिए होता है। हमने दोस्तों आकार के आधार पर पढ़ा, हमने 3 प्रकार के आधार पर पढ़ चुका। किसके आधार पर? पहले हमने स्रोत के आधार पर पढ़ा, फिर हमने माप साइज के आधार पर पढ़ा, और तीसरा आकार के मतलब शेप के आधार पर पढ़ा। अब हम दोस्तों चौथा पढ़ेंगे। चौथा वाला देखते हैं कि चौथा हमारा किसके आधार पे है। तो दोस्तों अब हम चौथा पढ़ेंगे हमारा है भार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण। हमने 3 आधार पर पढ़ चुके हैं, स्रोत के आधार पे, फिर साइज के आधार पे और फिर आकार के आधार पे। अब हम चौथा पढ़ेंगे किसके आधार पे? भार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण। तो देखते हैं हमारा भार के आधार पर मिलावा कितने प्रकार का होता है। तो भार के आधार पर मिलावा निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है भारी मिलावा, हैवी वेट एग्रीगेट, और दूसरा होता है समान भार मिलावा, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, और तीसरा होता है हल्का मिलावा, लाइट वेट एग्रीगेट। इनका 3 को अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहला होता है भारी मिलावा, और दूसरा होता है समान भार मिलावा, और तीसरा होता है हल्का मिलावा होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा है भारी मिलावा क्या होता है, हैवी वेट एग्रीगेट क्या होता है। तो मैग्नेटाइट, बैरेटाइट, हेमेटाइट, जियोटाइट, इल्मेनाइट, लौह गोले इत्यादि भारी मिलावा कहलाते हैं। इन सभी के प्रयोग से अधिक भार वाली कंक्रीट बनाई जाती है। अत्यधिक भार वाली का विकिरण एक्सरे, गामा रे कवच कंक्रीट बनाने के लिए भारी मिलावे का प्रयोग किया जाता है। इस मिलावे से बनी कंक्रीट का भार हमारे 3000 केजी प्रति सेंटीमीटर से लेकर हमारा 5700 केजी प्रति क्यूब होता है। ये सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, ये क्यूब है, क्यूब होता है। तो भारी मिलावा क्या होता है? मैग्नेटाइट, बैरेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, एल्मेनाइट, लौह गोले इत्यादि भारी मिलावा कहलाते हैं। सबसे पहले लौह गोले और हेमेटाइट, जियोथाइट और एल्मेनाइट, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब दोस्तों हमारे भारी मिलावा, हैवी एग्रीगेट कहलाते हैं। तो अधिक भार वाली कंक्रीट बनाई जाती है। अत्यधिक भार वाली विकिरण एक्सरे, गामा रे कवच कंक्रीट बनाने के लिए भारी मिलावे का प्रयोग किया जाता है। इस मिलावे से कंक्रीट का भार हमारा 3000 से लेकर 5000 केजी प्रति क्यूब होता है। फिर दूसरा हमारा दोस्तों है क्या है? दूसरा हमारा है समान भार मिलावा। इसको कहते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट। तो पत्थर की गिट्टी, बजरी, बालू, ईंट की रोड़ी आदि समान भार मिलावा कहलाता है। इससे बनी कंक्रीट का भार हमारा 2300 केजी मतलब 2300 केजी प्रति क्यूब से लेकर 2600 केजी प्रति क्यूब होता है। तो हमारा समान भार मिलावा नॉर्मल वेट एग्रीगेट में कितना आता है? इसका उदाहरण हमारा है गिट्टी, बजरी, बालू, इसका उदाहरण हमारा है।
और इसका जो भार जब बनेगा तो ये हमारा आएगा 2300 से लेकर 2600 केजी प्रति क्यूब आता है। अब हम दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है हल्का मिलावा। हल्का मिलावा इसका उदाहरण हमारा क्या है? फूली मृतिका, सिंडर, धूम भस्म, सेल, झावा पत्थर, धातुमल इत्यादि हल्के भार वाली कंक्रीट बनाते हैं। इस कंक्रीट का भार हमारा 1200 से लेकर 1450 केजी प्रति क्यूब होता है। पहले का जो हमारा भार होता है, भारी मिलावा का भार कितना होता है? भारी मिलावा का भार हमारा होता है 3000 से लेकर 5700 केजी प्रति क्यूब होता है। और समान भार कितना होता है? समान भार हमारा होता है 2300 से लेकर 2600 केजी प्रति क्यूब होता है। इसी प्रकार हल्का मिलावा होता है 1200 से लेकर 1450 केजी प्रति क्यूब होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मिलावा का वर्गीकरण पढ़ा। मिलावा का वर्गीकरण हमने स्रोत के आधार पर पढ़ा, फिर हमने साइज के आधार पर पढ़ा, फिर आकार के आधार पर पढ़ा, फिर भार के आधार पर पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चारों जो प्रकार पढ़े हैं समझ में आया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।